हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सेल्फ पवन पाटीदार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल फर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो हम पहले बात करेंगे सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। सॉइल फर्टिलिटी क्या है? ये एबिलिटी ऑफ सॉइल है, यानी सॉइल की एक कैपेसिटी या उसकी एबिलिटी है प्लांट ग्रोथ एंड ऑप्टिमाइज क्रॉप यील्ड, यानी प्लांट को ग्रोथ देती है और क्रॉप यील्ड को ऑप्टिमाइज करती है। हमको पता है कि हमें यानी एज अ ह्यूमन बीइंग हमको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। वैसे ही क्रॉप को भी न्यूट्रिएंट की नीड होती है जैसे हमें होती है। फर्टाइल सॉइल में कई सारे मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं। उसमें आते हैं एनपीके एक ये मेजर न्यूट्रिएंट है। जैसे ह्यूमन बीइंग को चाहिए रोटी सब्जी, वैसे ही ये एनपीके मेजर न्यूट्रिएंट है। एनपीके जहाँ हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन चीज़ें आती हैं। और बेसिक प्लांट न्यूट्रिशन की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं इन्हें, जो एक स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए हमारी ग्रोथ के लिए। वैसे ही प्लांट को भी स्मॉल क्वांटिटी में माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, उनको रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो ग्रोथ कर सके। तो यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक है CM²BIZSNI, यानी CM² बीजा सनी। जहाँ हम देखते हैं आते हैं कार्बन, कॉपर, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, बोरॉन, आयरन, जिंक, सल्फर और निकेल। इसको हम शॉर्ट में ऐसा बोलते हैं CM²BIZSNI। और उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं जो सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, सॉइल की मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और उसके पीएच को 6 से 7 के बीच में मेंटेन करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के द्वारा बढ़ती है, यानी जब हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। ज़्यादा फर्टाइल होने से हमें क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी मिलती है, हमें पेड़ पौधे अच्छे दिखते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब हम बात करें 3 मेन कंपोनेंट सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी के लिए 3 मेजर कंपोनेंट्स जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फिजिकल की बात करें तो सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? जब भी मिट्टी में छोटे प्लांट्स जो उसको सॉइल को पकड़ के रखते हैं, उनकी जड़ें उपस्थित होती है या प्रेजेंट होती है तो सॉइल इरोजन नहीं होता है। इनकी अगर कमी हो जाए कोई भी फिजिकल कारण से तो वो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है और सॉइल आसानी से बह जाती है। लॉस ऑफ वाटर, अगर फिजिकल कारण से पानी की कमी हो जाए तो वो हमें सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, हमने देखा न्यूट्रिएंट होते हैं तो प्लांट ग्रोथ करते हैं, अगर न्यूट्रिएंट नहीं होते तो प्लांट ग्रोथ नहीं करते हैं, सॉइल फर्टाइल भी नहीं रहती। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो ये 3 कारणों से 3 कारण मेन है, इसकी वजह से सॉइल फर्टाइल नहीं रहती है। या इनकी हम उचित मैनेजमेंट करें, उसका सही ढंग से मैनेजमेंट करें तो सॉइल फर्टाइल भी रहती है। अब बात करें केमिकल कारणों की, जो फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, इसका हम यूज़ करते हैं तो इसका एक लिमिट में यूज़ करते हैं तो ये हमें सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। बाकी हम इसका यूज़ कोई लिमिट के बाहर करें तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को घटा देती है, सॉइल की फर्टिलिटी कर देती है। और बायोलॉजिकल में आते हैं प्लांट्स और बायो फर्टिलाइजर। प्लांट्स भी ग्रोथ करते हैं जिससे उनकी पत्तियां ग्रोथ होने के बाद प्लांट अगर डेड होता है तो उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उसकी पत्तियां होती है जो प्लांट सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देती है। बायो फर्टिलाइजर यानी वे फर्टिलाइजर जो इन ऑर्गेनिक मैटर से या
बायो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके वेस्ट से बनते हैं और वो उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कई टाइप्स के न्यूट्रिएंट भी होते हैं और एनपीके भी होते हैं। तो वह सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इसमें आता है परमानेंट फर्टिलिटी और टेम्परेरी फर्टिलिटी। परमानेंट फर्टिलिटी में ये खुद से बनती है, यानी ये बहुत धीरे धीरे सॉइल फर्टाइल होती है और वो परमानेंटली बनी रहती है। अब हम सॉइल का मैनेजमेंट करें तो उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और करेक्ट करते हैं। ये तीन चीज़ें अगर करते हैं तो सॉइल परमानेंटली फर्टाइल बनी रहती है। अब हम बात करें टेम्परेरी फर्टिलिटी की, तो टेम्परेरी फर्टिलिटी का मतलब है ऐसी फर्टिलिटी जिसमें हमें बार बार फर्टाइल मटेरियल डालना पड़ता है, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। जैसे हम एक बार खेती करते हैं या कोई भी कृषि कार्य करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमें अगर फसल लगानी है तो उसमें हर बार खाद डालनी पड़ती है। जैसे हम यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, तो एक बार फसल लेने के लिए उसमें डालना ही पड़ता है। तो वो टेम्परेरी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और इस टाइप से बढ़ी हुई फर्टिलिटी को हम टेम्परेरी फर्टिलिटी कहते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल। एग्रीकल्चरल सॉइल का मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे हम जानते हैं हमारी पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसमें फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो हम फूड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, इसलिए हमें एग्रीकल्चर सॉइल की मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। हमको पता है क्रॉप उतनी चाहिए जितनी की पॉपुलेशन हो, यानी पॉपुलेशन को भोजन की पूर्ति करने के लिए, उनके फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम सॉइल पर डिपेंडेंट हैं। तो सॉइल मैनेजमेंट उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से डिपेंड करता है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन हेल्थ। अगर हम सॉइल का मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी आती है और ह्यूमन हेल्थ की भी ग्रोथ होती है। अभी हम वही बात करेंगे, सॉइल मैनेजमेंट अगर हमने ढंग से किया तो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, वो तो हमें पता है पॉपुलेशन ग्रोथ हो ही रही है। तो उससे हम फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सॉइल की हेल्प ले सकते हैं और उसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करें सॉइल मैनेजमेंट की। सॉइल मैनेजमेंट क्या है? सॉइल मैनेजमेंट प्लांट को मिनरल और न्यूट्रिएंट, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है पर लिमिटेड मात्रा में, यानी उसको जितनी चाहिए उतनी ही ज़रूरत होती है, उसको उतनी ही चाहिए। अगर हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हैं तो टॉक्सिक हो जाता है और ज़रूरत से कम देते हैं तो उसमें मिनरल और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो सॉइल मैनेजमेंट का मतलब मिनरल और न्यूट्रिएंट की वो मात्रा देना या वो क्वांटिटी दे देना जिससे प्लांट की ग्रोथ हो, ना उसमें टॉक्सिसिटी आए ना उसमें डेफिशिएंसी आए। अब हम बात करें मेथड फॉर मैनेजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को मैनेज करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जिसमें आता है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी खाद का प्रयोग करना, उसमें खाद देना। तो जिसमें आती है ग्रीन मैन्योर, हरी खाद, फार्म यार्ड मैन्योर्स, सीवेज और कंपोस्ट मैन्योर, ये चार चीज़ें जिसको हम GFSC शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब हम इसके बारे में आगे और भी पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, यानी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, उसको अप्लाई करना। वाटर मैनेजमेंट प्रोसेस या प्रैक्टिसेस, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल पीएच, सॉइल के पीएच को स्टेबलाइज करना। कंट्रोल ऑफ वीड्स, यानी घास का नियंत्रण करना। सॉइल कल्टीवेशन, सॉइल को कल्टीवेट करना और उससे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना। इरिगेशन, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर,
ऑर्गेनिक मैन्योर यानी को हम कार्बनिक खाद भी कहते हैं। सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट अगर है तो वह प्लांट के न्यूट्रिएंट के रूप में काम करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और सॉइल में न्यूट्रिएंट और मिनरल की डेफिशिएंसी को दूर करता है। बात करें ग्रीन मैन्योर की। ग्रीन मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब हम बात करें ग्रीन मैन्योर क्या है, तो ग्रीन मैन्योर जैसे ग्रीन क्रॉप्स होती है उसको हम खेत में या कई जगह पे उसको उगाएं, उसको निकालें और उनकी पत्तियों को मिक्स कर दें, तो इस तरह बनने वाले मैन्योर को हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं, जो सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा है और उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप यील्ड को बढ़ाते हैं नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में ऐड करके, यानी नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में ऐड करने से ये क्रॉप यील्ड बढ़ जाती है। बात आती है पीसीबी एक्टिविटीज इन सॉइल। पीसीबी एक्टिविटीज इन सॉइल यानी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ग्रीन मैन्योर बढ़ा देती है और ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए एक चीप एंड बेस्ट मेथड है, सस्ती और टिकाऊ मेथड है। जब हम बात करें फार्म यार्ड मैन्योर की, फार्म यार्ड मतलब जहाँ एनिमल्स रहते हैं और उनसे बनने वाली खाद, उसमें आता है उनका डंग और यूरिन। डंग एक सॉलिड है और यूरिन लिक्विड है, यानी सॉलिड और लिक्विड का कंपोजिशन जो एनपीके रिच होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है और ये अच्छा होता है सब टाइप्स की सॉइल्स के लिए, हर प्रकार के सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि फार्म में पशु रहते हैं और वह चारा खाते हैं, उसके बाद वो वेस्ट मटेरियल छोड़ते हैं, यानी जैसे हम डंग कहते हैं और यूरिन कहते हैं, वो उससे बनी खाद सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जिसको हम नेचुरल फर्टिलाइजर भी कहते हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कहते हैं। अब हम बात करें सीवेज की। हमको पता है सीवेज में भी कई माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट अगर बाकी सीवेज जो होता है, सीवेज का पानी या सीवेज से जो भी निकलने वाला वेस्ट मटेरियल होता है ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो सॉइल का या सीवेज का सही तरीके से ट्रीटमेंट करने के बाद अगर हम उसका यूज़ करें तो वह प्लांट न्यूट्रिएंट के रूप में काम करता है और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। कंपोस्ट मैन्योर, कंपोस्ट खाद, ये हम इसका मतलब क्या समझे? राइस हल्स, चावल के छिलके, शुगर केन यानी गन्ने के जो गट्टे आते हैं, जूस निकालने के बाद जो उसका वेस्ट बचता है उसको यूज़ करके, स्ट्रा यानी तिनके, लीव्स, पत्तियां और किचन वेस्ट, ये बायोडिग्रेडेबल है और ये ऑर्गेनिक वेस्ट की कैटेगरी में भी आता है। तो इसमें फंगी यानी फंगस और बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरियल प्रोसेस के द्वारा फंगस और बैक्टीरिया इस डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल पर ग्रो करते हैं और उसे मेटाबोलाइज करके उसको डिकम्पोज करके ह्यूमस लाइक स्ट्रक्चर में बदल देते हैं, जो सॉइल की तरह दिखता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये पूरी प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम मैकेनिकल चीज़ों को यूज़ नहीं करते, यानी हम फंगस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स का यूज़ करके उससे हम खाद बना लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। ये ग्रोइंग मीडियम है फॉर ग्रोइंग प्लांट, यानी एक अच्छा खासा मीडियम है उगते हुए प्लांट के लिए, बढ़ने वाले प्लांट के लिए। लास्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करके
हम मिनरल और न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी हो गई सॉइल में, हमको पता है कई बार हम उसमें से फसल लिया करते हैं, बार बार अगर लेते हैं तो उसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है, तो हमें एक्सटर्नल सोर्स से मिनरल और न्यूट्रिएंट लेने की आवश्यकता होती है। तो जिसमें आते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, जो सॉइल की फर्टिलिटी को टेम्परेरी बढ़ा देते हैं, बाकी सॉइल के परमानेंट फर्टिलिटी को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। बार बार अगर हम कंटिन्यूसली किसी फार्म में कल्टीवेशन प्रोसेस करते हैं तो वह लूज कर जाता है ऑर्गेनिक मैटर को, न्यूट्रिएंट और मिनरल को। और अगर हम उसमें बाहर से लाकर एनपीके यानी यूरिया डालते हैं तो सॉइल फर्टाइल हो सकती है। अब हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस यानी कि हम फसल के लिए या सॉइल के लिए वाटर को कैसे मैनेज करते हैं और वाटर का क्या रोल है। सॉइल मॉइस्चर, अगर सॉइल में मॉइस्चर है तो वह मिनरल और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। यानी अगर उसमें मॉइस्चर नहीं है तो बीज के लिए या सीड के लिए उन मिनरल और न्यूट्रिएंट कोई काम के नहीं। अगर बीज के आसपास सॉइल में मॉइस्चर है तभी वो ग्रो करता है, मॉइस्चर अगर नहीं होगा तो ग्रो नहीं करेगा, मिनरल न्यूट्रिएंट को नहीं लेगा और हमें प्लांट की ग्रोथ नहीं दिखेगी। फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स और एडिक्वेटिक इरिगेशन, ये इसको हम पर्याप्त सिंचाई हिंदी में बोलते हैं। फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स के लिए और एडिक्वेटिक इरिगेशन के लिए हमें वाटर मैनेजमेंट की बहुत ही ज़रूरत होती है, जैसे ड्रेनेज एंड मॉइस्चर कंट्रोल इन्फ्लुएंस। ड्रेनेज और मॉइस्चर कंट्रोल इसको इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल इन सॉइल, माइक्रो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को भी डिसाइड करता है। अगर उसमें वाटर है तभी प्लांट ग्रो करेगा, अगर नहीं है तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, सीड से प्लांट नहीं बनेगा। बात करें स्टेबलाइजेशन ऑफ पीएच, हमको ये पता है कि कई सारे माइक्रोब्स की एक्टिविटी डिपेंड करती है सॉइल के पीएच पर। सॉइल कैसा है, अगर एसिडिक है तो उसमें कुछ अलग टाइप के माइक्रोब्स की एक्टिविटीज होती है। सॉइल थोड़ा बेसिक है तो उसमें कुछ अलग टाइप के माइक्रोब्स की एक्टिविटीज होती हैं। तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन सॉइल पीएच। प्लांट ग्रोथ, ये पीएच की कमी या ज़्यादा होना प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। अब हम बात करें पॉइंट नंबर 5 की, कंट्रोल ऑफ वीड्स यानी घास का नियंत्रण। घास को हम कैसे मैनेज करते हैं, वीड्स को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। या तो हम मैनुअली करें, जैसे हम मजदूर को लगाएं और वो निंदाई गुड़ाई करें और वहाँ से वो घास को निकाल कर अलग करें और उसका मैनेजमेंट करें। या मैकेनाइजेशन यानी हम उसमें हल चलाएं, उसको कल्टीवेशन करें और ये तरीके से हम उसमें वीड्स का मैनेजमेंट करें। ये दो बातें आती है, मैनुअली और मैकेनाइजेशन। अब लास्ट हम इस टॉपिक में 2 पॉइंट बचे हैं जिसके बारे में बात करते हैं, वो आता है सॉइल कल्टीवेशन और इरिगेशन। तो हम सॉइल कल्टीवेशन को देखें। सॉइल कल्टीवेशन क्या है? सॉइल कल्टीवेशन, जैसे हम कल्टीवेटर के द्वारा सॉइल को कल्टीवेट करते हैं तो उसमें सॉइल की अपर लेयर ब्रेक हो जाती है और सॉइल अपनी सरफेस को लूज कर देती है, यानी उसकी सरफेस ढीली हो जाती है, जिससे ऑप्टिमल सॉइल स्ट्रक्चर बन जाता है। जो हमें चाहिए उस टाइप का सॉइल स्ट्रक्चर बन जाता है। उसमें वाटर का बेटर पेनिट्रेशन होता है और पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट की 3 चीज़ों का उसमें अच्छे से पेनिट्रेशन होता है। उसमें अच्छे से ग्रोथ देखने को मिलती है। और सॉइल मेंटेनेंस प्रैक्टिस है, ये एक सॉइल मेंटेनेंस प्रैक्टिस है। सॉइल को अच्छी रखने के लिए, उसको फर्टाइल बनाने के लिए सॉइल मेंटेनेंस प्रैक्टिस है। वाटर, न्यूट्रिएंट और एयर, अगर उसमें अच्छी खासी
मात्रा में आ रही है तो वह प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम बात करें इरिगेशन की। इरिगेशन यानी वाटर सप्लाई फॉर क्रॉप ग्रोथ, फसल की ग्रोथ के लिए वाटर सप्लाई को हम इरिगेशन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम क्रॉप की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं, यानी एक लिमिट में, लिमिट से ज़्यादा नहीं और लिमिट से कम भी नहीं, इसको हम इरिगेशन कहते हैं। यानी मेजरेबल, जो क्रॉप की ग्रोथ के लिए आवश्यक है उसी के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।